दिस इज सेकेंड पार्ट ऑन ह्यूमन स्टमक। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन स्टमक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डायग्राम की मदद से हम समझते जाएंगे। पहला पोर्शन है कार्डियक पोर्शन, जहाँ पे ईसोफेगस एंटर्स करता है, वो स्टमक का पहला पार्ट होता है, दैट इज कार्डियक। जैसे यहाँ से ईसोफेगस आ रही है तो ये एंटर करेगी स्टमक में, तो इस पोर्शन को हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं। फिर स्टमक की जो टॉप पोर्शन होता है, राउंडेड पोर्शन होता है, इसको हम फंडस रीजन कहते हैं, और ये स्टमक का सेकेंड डिवीजन होता है। फिर बॉडी रीजन है, ये सबसे लार्जेस्ट और मेन हिस्सा होता है स्टमक का। फिर लास्ट है पाइलोरस, ये लोअर पार्ट है। पूरे ही स्टमक का जो लोअर या जो आखिरी भाग होता है वो पाइलोरस रीजन होता है, जहां से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा होता है? डिडेनम होता है। फूड एंटर्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम डिडेनम होता है, फ्रॉम पाइलोरस। मींस पाइलोरस से फूड आने के बाद यहाँ पे सी शेप्ड का डिडेनम होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है, उसमें फूड एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे हमें दो तरह के स्फिंक्टर के बारे में भी पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्फिंक्टर क्या होते हैं, स्फिंक्टर का क्या फंक्शन होता है। अभी प्रीवियस क्लास में हमने एक तरह का स्फिंक्टर ऑलरेडी पढ़ भी लिया था। अब हमें 2 स्फिंक्टर पढ़ने हैं, एक और स्फिंक्टर पढ़ेंगे हम। और ये भी ध्यान रखेंगे कि एक ही ऑर्गन में अगर पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं कि एक ही ऑर्गन में 2 तरह के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, वो स्फिंक्टर कौन से हैं, वो ऑर्गन कौन सा है। तो स्टमक वो ऑर्गन है, 2 तरह के स्फिंक्टर इसमें पाए जाते हैं। पहला स्फिंक्टर है यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इसका नाम एक और होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। फिर आखिरी है यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों ही स्फिंक्टर क्या होते हैं, दोनों ही कस के टाइटली बंद हो जाते हैं। जैसे ही ऊपर से फूड आ रहा है, फूड आने के बाद ये टाइटली बंद हो जाएगा। पाइलोरस के बाद इधर फूड का मटेरियल ले जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, और टाइटली बंद होने के बाद प्रॉपरली मैकेनिकल चर्निंग होती है फूड की एसिडिक मीडियम में स्टमक के अंदर, इसीलिए टाइटली पैक्ड हो जाता है। इसीलिए स्फिंक्टर दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? एट द जंक्शन ऑफ स्टमक विद डिडेनम। स्टमक में जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है, स्टमक का आखिरी भाग, वहां से डिडेनम यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है, उसी जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। आपको समझ में आ गए होंगे दोनों स्फिंक्टर के आपको नाम याद रखने हैं। फिर स्टमक इज अ पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक क्या होता है? जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और गट भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, आपको याद रखने हैं। मैंने 2 ऑलरेडी लिख रखे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक और गट। इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू द एनस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो ये गट है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये माउथ से स्टार्ट होती है, और ये एंड कहाँ पर होती है? ये एनस पे एंड करती है। ठीक है, एनस पे एंड करती है, और माउथ से लेके एनस तक पूरी ये एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। मीन्स जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो 4 तरह की लेयर से बनी होती है। देखते हैं वो कौन सी लेयर्स हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ये म्यूकोसा, फिर होती है सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, और होती है सेरोसा। जैसे हम टीएस सेक्शन की बात करें तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेरोसा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद आ जाती है मस्क्यूलरिस और सब म्यूकोसा। ये चारों ही लेयर्स को मिला के एलिमेंट्री कैनाल की वॉल बनती है, और हमारा स्टमक भी एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है ये चारों लेयर्स हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होंगी। देखते हैं फिर आगे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक वर्ड हमने कहाँ से लिया? क्योंकि स्टमक के रेफरेंस में लिया है। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहा गया है। म्यूकोसा कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये चारों लेयर्स स्टमक में भी प्रेजेंट होंगी। तो स्टमक की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग कौन सी होगी? मैंने प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था कि इनर मोस्ट लाइनिंग में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। तो ये ग्रंथियां कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये स्टमक की इनर वॉल में प्रेजेंट होंगी। इनर वॉल का क्या नाम होगा? म्यूकोसा ही तो नाम होगा, क्योंकि वही तो इनर लाइनिंग है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा इसका नाम होता है, जो कि स्टमक में पाई जाती है। बाकी सभी ऑर्गन्स में हम गैस्ट्रिक वर्ड नहीं यूज करेंगे, सब में हम म्यूकोसा ही कहेंगे, लेकिन स्टमक के रेफरेंस में हम इसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा कह देते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस म्यूकोसा में, जो कि 3 टाइप के सेल्स होते हैं इस ग्लैंड में। हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में क्या क्या रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस में, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। अब हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं, मीन्स और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहली सेल्स है पेप्टिक सेल्स, जिन्हें हम चीफ सेल्स भी कहते हैं। पेप्टिक सेल्स एंड चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? एक तरह की प्रो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, पेप्सिनोजेन। मैंने प्रो एंजाइम का मतलब बताया था कि प्रो एंजाइम का मतलब होता है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होंगी, मीन्स हर समय इनका काम स्टार्टेड नहीं रहता है कि ये डाइजेशन कर रही हैं प्रोटीन का। पेप्सिनोजेन क्या काम करती हैं? प्रोटीन का पार्शियल मतलब होता है आधा डाइजेशन, मतलब थोड़ा बहुत डाइजेशन कराती हैं। कंप्लीट का होता तो कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन पार्शियल या थोड़ा बहुत डाइजेशन
स्टमक में भी होता है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम होती है ये करवा दी है। तो प्रो एंजाइम का क्या मतलब है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होगी, सक्रिय नहीं होगी। और जैसे ही HCl मीडियम पाएगी, HCl का इसीलिए इतना ज़्यादा रोल होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है HCl हमारे स्टमक के लिए, क्योंकि काफ़ी एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी HCl के प्रेजेंस में और पेप्सिन बन जाएगी। पेप्सिन एंजाइम एक एक्टिव एंजाइम है, सक्रिय है, तुरंत वो काम करना स्टार्ट कर देगी और फैट प्रोटीन का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगी। फिर देखते हैं आगे सेकंड सेल्स कौन सी हैं, पेराइटल सेल्स, जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। ये HCl सिक्रीट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सी सेल सिक्रीट करती हैं स्टमक की, तो हम आंसर में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गिवन है, पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करती हैं HCl स्टमक में। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हम विटामिन B12 खाते हैं, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में एक फैक्टर नेसेसरी होता है, वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो भी ये रिलीज करती है। भी आप याद रखेंगे कि विटामिन B12 विटामिन के एब्जॉर्प्शन में कौन सा फैक्टर जरूरी होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स यही सिक्रीट करती हैं। लास्ट है म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को ही सिक्रीट करती हैं। स्टमक की इनर वॉल को ये जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करके रखता है HCl एसिडिक मीडियम से, ठीक है। HCl का जो एसिडिक मीडियम है उसके प्रभाव से हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग ही ना डैमेज हो जाए, ये प्रोटेक्ट करके रखता है इसको। फिर pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, pH कितना होता है गैस्ट्रिक जूस का, 1.8 होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। आपको पता होगा pH स्केल में 1 से लेकर 7 तक न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल माना जाता है, फिर 7 से 14 इधर बेसिक माना जाता है। ये बेसिक की रेंज होती है और ये एसिडिक की रेंज होती है। तो अगर 1.8 आया है तो यहाँ की बात हो रही है, तो ये हाईली एसिडिक pH होता है। फिर क्या होता है, ये जो HCl है जैसे ये फूड के कंटेंट के साथ मिक्स हो जाता है तो pH थोड़ा सा राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, 2 से 3 pH हो जाता है। तो 2 से 3 हो जाएगा, फिर भी ये एसिडिक में ही रहेगा। तो 2 से 3 pH होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस का, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले सिर्फ HCl का हम अगर बात करें, गैस्ट्रिक जूस का अकेले 1.8 होता है, और जैसे ही फूड कंटेंट के साथ मिक्स हो जाएगा ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होने के बाद, तो 2 से 3 इसका pH हो जाता है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इससे थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी रिलीज की जाती है। लाइपेज एक तरह की एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन कराती है। जैसे अभी हमने पेप्सिन एंजाइम पढ़ा था, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करवा रही है, और ये जो लाइपेज एंजाइम है ये फैट का डाइजेशन करती है स्टमक में बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, जिसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 2 से 3% होता है सिर्फ, ठीक है। तो जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं फैट के मॉलिक्यूल्स, उनको डाइग्लिसराइड में चेंज करना पार्शियल डाइजेशन होता है, वो कि पूरी तरह से पार्शियल भी हम नहीं कह सकते, 2-3% ही होता है। लाइपेज एंजाइम आपको याद रखनी है, फैट का डाइजेशन करती है। फिर रियुगे क्या होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ फोल्ड्स आ, जैसे ये हमारा है तो ये स्टमक की लाइनिंग है तो इसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड्स आ जाएंगे स्टमक की लाइनिंग में, तो इन्हीं फोल्ड्स को हम रियुगे कहते हैं, इन्हीं की बात की जा रही है। रियुगे प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सपैंड करते हैं स्टमक को जब फूड्स में फिल हो जाता है कंप्लीट। अब फंक्शंस के बारे में देखें तो स्टोरेज ऑफ फूड है स्टमक का फंक्शन, फिर है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, लिखा हुआ है 3% ही होता है। मैकेनिकल चर्निंग होती है, मैंने बताया था दोनों तरफ से स्फिंक्टर बंद हो जाएंगे, फिर पूरी तरह से खाना अच्छे से मिक्सर बिल्कुल ग्राइंडिंग की तरह ग्राइंड किया जाता है उसमें। फिर मैकेनिकल चर्निंग के बाद रेगुलेशन ऑफ काइम, मींस जो काइम है उसका रेगुलेशन होता है। काइम मैं बता चुकी हूँ, प्रीवियस वाले पार्ट में हमने काइम और बोलस डिस्कस किया था। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया जर्म्स बाय HCl, HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक से रिलीज होने वाले गैस्ट्रिक जूस में, तो बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स को भी मारता है, तो ये भी आपको याद रखना है। HCl जो है प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन ऑफ कंटेंट, क्योंकि हमारा जो फूड कंटेंट है उसमें थोड़े अमाउंट में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि मुंह से रिलीज हुआ होता है, लेकिन और भी जो लिक्विडिटी आती है फूड कंटेंट में वो HCl की द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है HCl। फिर देख लेते हैं कौन कौन सी दिक्कतें हो जाती हैं। पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर्स हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ये सब कुछ कॉमन जो है स्टमक डिसऑर्डर्स हैं। इनडाइजेशन और हार्ट बर्न तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पर्सन सफ़र करते हैं इन चीज़ों से, इनडाइजेशन से और हार्ट बर्न से, ठीक है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिसमें हम जो मिल्क का प्रोटीन है उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कुछ लोगों की बॉडी में ऐसा होता है, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये कुछ हमने बता दिया, ये डायग्राम छोटा सा जिससे आप समझ सकते हैं। नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उस एरिया को हम नेजल कैविटी कहते हैं, और फिर जिस एरिया से हम फूड खा रहे हैं उसे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों ही एयर वाली और फूड वाली जाके एक कॉमन पैसेज में मिलती हैं, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, इसे हम कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, एक नली बन जाती है, 2 नली या 2 ट्यूब में बाइफर्केट हो जाता है हमारा। पहली नली जो होती है ये फूड पाइप होती है जिसको
हम ईसोफेगस भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरी होती है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के साथ आप विंड पाइप भी लिख सकते हैं, इधर फूड पाइप और ईसोफेगस 2 नाम, और इधर ट्रैकिया और विंड पाइप 2 नाम। तो जैसे ही आप ट्रैकिया में और आगे बढ़ेंगे, विंड पाइप में और आगे बढ़ेंगे, तो आपको वॉइस बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो आगे विंड पाइप या ट्रैकिया लंग्स में एंटर करते हैं, और ये जो ईसोफेगस है ये स्टमक में एंटर करता है। आई होप आपको स्टार्टिंग का इनिशियल ये सब समझ में आ गया होगा स्टमक तक का। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।